आपने प्रॉपर्टी खरीदी, टोकन दिया, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, पोजेशन भी ले लिया। लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसके बिना प्रॉपर्टी लीगली आपकी नहीं होती। जैसे आपने कभी गाड़ी तो खरीदी होगी, गाड़ी के साथ कोई एक आरसी मिलती है ना, वैसे ही प्रॉपर्टी के लिए एक सेल डीड है। मतलब ऐसा कार्ड नहीं होता, लेकिन जो सेल डीड होती है, उसकी इंपॉर्टेंस वही है जो एक गाड़ी की आरसी है। इस वीडियो में आज हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहला, सेल डीड एग्जैक्टली होती क्या है? दूसरा, इसके अंदर क्या-क्या मेंशन करना होता है? तीसरा, इसको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठिए और सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी जर्नी में सेल डीड आती कहां पर है। स्टेप 1, आपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की। स्टेप 2, टोकन दिया, डील कंफर्म कर ली। स्टेप 3, एग्रीमेंट सेल साइन हुआ। फिर आपने पेमेंट करी स्टेप 4 में, या होम लोन हुआ तो होम लोन ले लिया। और फिर पांचवा स्टेप है सेल डीड। सेल डीड इस पूरी जर्नी का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब ये रजिस्टर्ड हो जाए तभी सेलर के साथ आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। हालांकि इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में नाम अपडेट कराना, लेकिन जनरली सेलर का उसमें कोई रोल नहीं होता। सेल डीड ही सेलर के साथ होने वाली आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है, और इसके कंप्लीट होने से पहले आप टेक्निकली प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते। अच्छा, सेल डीड से पहले जो आप सेलर के साथ एग्रीमेंट टू सेल साइन करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो इस चैनल पे आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइडियली आपको वो वीडियो भी जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल डीड आखिर होती क्या है। वापस आते हैं उसी गाड़ी वाले अपने एग्जाम्पल पर। गाड़ी में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट। लेकिन एक डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करता है कि गाड़ी आपकी है, बाकी कोई भी कागज ये प्रूव नहीं करता, और वो है गाड़ी की आरसी। प्रॉपर्टी में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, एनओसी, सैंक्शन प्लान सब होते हैं, और ये सब अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट जो प्रूव करता है कि प्रॉपर्टी आपकी है, वो है सेल डीड। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है किसने खरीदी, किसने बेची, कितने में, कब, और प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स। और जब ये सब रजिस्ट्रार या तहसील के ऑफिस में रजिस्टर हो जाती है, तब ऑफिशियली, लीगली, कंप्लीटली आप मालिक बन जाते हो। चलिए अब समझते हैं कि सेल डीड आखिर दिखती कैसी है और इसमें क्या क्या लिखा होता है। सेल डीड एक स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें काफी सारे पेजेस होते हैं। कितने पेज होंगे ये तो डिपेंड करता है कि इस प्रॉपर्टी की कितनी डिटेल है, और आप मान लीजिए कि कम से कम 5-6 पेजेस तो होते हैं, जिसमें पहले पेज पर जो आपने गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे की होती है उसका प्रिंट होता है, और उसके बाद हेडिंग लिखी होती है सेल डीड, और उसके बाद फिर बाकी की पूरी डिटेल। अब काफी सालों से तो स्टैम्प पेपर ऑनलाइन मिलने लगे हैं जिसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है, भले ही ड्यूटी लाखों में ही क्यों ना हो। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर आप जिसकी सेल डीड 20-25 साल पहले हुई थी, तो आपको वहाँ स्टैम्प पेपर कुछ अलग तरह के मिलेंगे, क्योंकि पहले हर अमाउंट का अलग-अलग स्टैम्प पेपर होता था। जैसे ₹100 का, ₹200 का, ₹500 का नोट होता है, या जैसे 1000 का या 2000 का भी नोट होता था, तो स्टैम्प पेपर भी 10,000, 20,000, 5,000, 1000 वगैरह के अलग-अलग वैल्यू के होते थे। तो उन पुरानी सेल डीड में आपको उस तरह के स्टैम्प पेपर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कभी आपको कोई ऐसी सेल डीड मिल जाए, तो ये मत समझना कि वो नकली है, तब ऐसे ही बना करते थे। तो अब समझते हैं कि सेल डीड में क्या-क्या डिटेल्स मेंशन की जाती है। सबसे पहले बायर और सेलर की पूरी डिटेल, नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, आधार नंबर, पैन नंबर और प्रेजेंट एड्रेस। आपको नाम के स्पेलिंग अपने आधार से लेटर बाय लेटर मैच कर लेने चाहिए। एक भी मिस्टेक हो जाएगी ना, तो बाद में कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रॉपर्टी की पूरी फिजिकल डिटेल, सिर्फ उसका एड्रेस नहीं, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज क्लियरली लिखी जाती हैं। दाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या है, मान लीजिए आगे रोड है तो रोड लिखा जाएगा, पीछे पार्क है तो पार्क लिखा जाएगा, या मकान नंबर इस तरफ है, ये वाला मकान नंबर इस तरफ है, सब लिखा जाएगा। साथ में आज की डेट में प्रॉपर्टी की कंडीशन, कितने फ्लोर्स हैं, कितने रूम्स हैं, एग्जैक्ट साइज। ऐसा हो सकता है कि जिससे आप ले रहे हो उसने एक प्लॉट लिया हो और उसके बाद मकान बना लिया हो, तो उसकी पुरानी सेल डीड में तो वो प्रॉपर्टी प्लॉट मेंशन होगी, लेकिन अब तो वो एक बिल्डअप प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो आज उस प्रॉपर्टी में क्या बना हुआ है ये लिखना जरूरी है, ना कि पिछली सेल डीड में जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसको आप कॉपी पेस्ट कर दें। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप हिस्ट्री क्या है। मतलब कि प्रॉपर्टी आज तक किन किन लोगों ने खरीदी और कैसे ये अब आप तक पहुंच रही है। रमेश से सुरेश, सुरेश से महेश, महेश से आप, ए से बी, बी से सी, मतलब अब तक की पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब चेन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे चेक करी जाती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको सेल डीड में देखना है कि पूरी चेन की डिटेल मेंशन की गई हो। रमेश अगर फर्स्ट ओनर था तो उसने ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी थी, उसकी रजिस्ट्री का नंबर क्या था, कौन से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कौन सी डेट को रजिस्टर हुई थी, और इसी तरह जब सुरेश ने रमेश को सेल की तो उसकी डिटेल, उसके बाद भी चाहे जितनी बार भी वो सेल हुई हो या ट्रांसफर हुई हो, उनकी सबकी डिटेल मेंशन होनी चाहिए। फिर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है सेल कंसिडरेशन, कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, कितने में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, वो एग्जैक्ट अमाउंट लिखना जरूरी है।
साथ में पेमेंट मोड भी, मतलब पेमेंट चेक से दी गई है, आरटीजीएस है या लोन के थ्रू खरीदी है। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की है तो आपने सेलर का टीडीएस भी डिडक्ट किया होगा, तो उसकी भी डिटेल जो है वो पेमेंट में मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ-साथ हम नो इनकम्बरेंस डिक्लेरेशन भी लिखाते हैं। सेलर लिखित में कंफर्म करता है सेल डीड के अंदर कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन, कोई केस या कोई डिस्प्यूट नहीं है। हालाँकि आप जब शुरू में प्रॉपर्टी का टोकन देते हो, तभी आपको उसके फौरन बाद ही एक इंडिपेंडेंटली इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकलवा लेना चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी की पिछली 12 से 30 साल तक की पूरी हिस्ट्री होती है कि इसने अगर कहीं से लोन लिया हुआ है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पर अगर वो रजिस्टर होगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको चाहिए विटनेस, विटनेस की डिटेल। विटनेस मतलब 2 ऐसे व्यक्ति जो आपकी सेल ट्रांजैक्शन की गवाही दें। उन विटनेसेस के सिग्नेचर्स और आईडी भी होनी चाहिए। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बिना प्रॉपर विटनेस के डीड की लीगल वैलिडिटी कमज़ोर हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के दिन 2 ट्रस्टवर्थी लोगों को साथ लेकर ज़रूर जाओ, और वो लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आप कभी न कभी कॉन्टैक्ट कर सको अगर कभी गवाही देने की ज़रूरत पड़े कि हाँ, ये मेरे सामने ही रजिस्टर हुई थी। और उनकी आधार डिटेल पहले से ही रेडी रखो, वैसे वो पहले से ही मेंशन कर लेता है, वकील आपका जो है वो मेंशन कर। अच्छा, ये तो हुआ सेल डीड का फॉर्मेट। अब सेल डीड के साथ-साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और साइन कराना होता है जिसे हम कहते हैं पोजेशन लेटर। इसे आपको अलग से साइन कराना होता है। सिर्फ सेल डीड ही काफ़ी नहीं होती। बायर और सेलर के बीच एक अलग से पोजेशन लेटर साइन होना ही चाहिए, जिसमें क्लियरली लिखा हो कि सेलर ने प्रॉपर्टी का पोजेशन बायर को दे दिया। सेल डीड जो होती है वो आपको ओनरशिप देती है, लेकिन पोजेशन लेटर ये प्रूव करता है कि प्रॉपर्टी का कब्जा आपको मिल चुका है। मतलब सेलर ने सिर्फ पेपर पे ही साइन करके नहीं बोला कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है, प्रॉपर्टी एक्चुअली आपको हैंडओवर कर दी है। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करा ली, सेल डीड तो आपके नाम हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के पास है, या मान लो उसके अंदर कोई टेनेंट है, तो आपके पास ओनरशिप तो है लेकिन पोजेशन नहीं है। तो यहाँ कभी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो पोजेशन लेटर एक रिटन प्रूफ होता है कि किस डेट पर प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर हुई, और फ्यूचर में यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन के दिन ये लेटर जो है वो जरूर साइन करो। एक और इंपॉर्टेंट पेपर होता है जो आपको साइन कराना चाहिए, जिसे कहते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड। अब मान लो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, 5 साल बाद पता चला कि उस प्रॉपर्टी पे पहले से कोई लोन था या किसी प्राइवेट फाइनेंसर का पैसा लगा हुआ था, और सेलर ने किसी तरह से चालाकी से पेपर वगैरह अरेंज करके आपको प्रॉपर्टी को बेच दी, या किसी फैमिली सेटलमेंट में मान लो बाद में कोई इशू आ गया और अब उस प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम आ गया, तो सेल डीड ऑटोमेटिकली आपको कोई क्लेम नहीं दिलाती है। वो तो सिर्फ आपकी ओनरशिप का प्रूफ है कि हाँ, आपने ये प्रॉपर्टी से खरीदी, आप इसके मालिक हो। ये काम करता है इंडेमनिटी बॉन्ड। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि आज तो हमने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी है, सब कुछ ओके है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट निकलता है तो सेलर जो है वो लीगली लायबल होगा और आपको कंपनसेट करेगा, और ये कंपनसेट मार्केट वैल्यू के हिसाब से डबल तक भी हो सकता है। इसलिए इंडेमनिटी बॉन्ड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आपको एक साथ में जरूर करवा लेना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी लॉयर हायर करना पड़ेगा। वो जो है आपकी पूरी जो है लीगल लैंग्वेज लिखेगा, पूरी जो सेल डीड है उसे ड्राफ्ट कर देगा। आपको उसे प्रॉपर्टी की पिछली जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी जो है वो देनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे ही वो अगली सेल डीड बनाएगा। इसके साथ साथ बायर सेलर के आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। विटनेस का भी आधार कार्ड की कॉपी आपको उसको देनी पड़ेगी। और जो आपने टीडीएस अगर जमा कराया होगा तो वो उसका एक आपको चालान और 26 क्यूबी फॉर्म मिला होगा, वो उसकी भी आपको डिटेल देनी होगी, और साथ में जो आपने पेमेंट की है उसकी भी सारी डिटेल्स उसको देनी होगी। तो वो एक सेल डीड पूरी तैयार कर ले। जब सेल डीड की ड्राफ्ट कॉपी रेडी हो जाए तो आपको उसे पूरा ध्यान से पढ़ना है, सारी डिटेल्स ध्यान से एक एक चीज चेक करनी है, क्योंकि आपकी वो चीज है और बहुत महंगी चीज है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। हर स्टेट में ये अलग अलग होती है। जनरली प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसकी 5 से 7% होती है। जैसे कि हरियाणा में महिलाओं के लिए जो है वो 5% है और पुरुषों के लिए जो है वो 7% है। अगर कोई मेल फीमेल के जॉइंट नाम पे होती है तो उसमें 6% होती है। और इसके साथ कोर्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं, जो कि 1% या कोई फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर राज्य में ये अलग अलग होता है। स्टैम्प पेपर लेने के बाद आपका लॉयर जो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से अपॉइंटमेंट ले लेगा, उसकी एक रसीद उसको मिल जाएगी। उसके बाद जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिले उस दिन बायर और सेलर दोनों को पर्सनली प्रेजेंट होना होगा। अगर जॉइंट है बायर और सेलर तो जॉइंट होंगे, जितने भी लोग होंगे सबको जाना पड़ेगा। डीड में 2 विटनेस के सिग्नेचर और आईडी भी होनी चाहिए। आपने पहले ही उसको दी होगी लॉयर को, उसने मेंशन कर दी होगी। बिना प्रॉपर विटनेस के डीड जो होती है वो वैलिडिटी जो है उसकी कमजोर हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एक विटनेस आपकी जान पहचान का भी जरूर हो, ताकि अगर भविष्य में कहीं गवाही देने की जरूरत पड़े तो आप उससे संपर्क कर सकें। कोर्ट में आपकी फोटोग्राफ्स क्लिक होंगी, सिग्नेचर्स होंगे, आधार पैन और जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वेरीफाई होंगे, और ये सब होने के बाद डीड जो है ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाएगी। कोर्ट से जो है सेल डीड की रजिस्टर्ड कॉपी आपको 2-3 दिन 4 दिन में मिल जाती है। उसके बाद आप उसे चेक करें, हर पेज पे कोर्ट की स्टैंप लगी हो, सब रजिस्ट्रार के सिग्नेचर्स प्रॉपर हुए हों, और अब इसे आप संभाल के रखिए, ये आपका सबसे प्रेशियस डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये थी पूरी सेल डीड की प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।
कमेंट में बताओ कि आपके एरिया में स्टैम्प ड्यूटी कितनी है। इंटरेस्टिंग होगा डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करना। आशा करता हूँ आज का इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपका भी कोई फ्रेंड कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हो और उसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।